जय हिंद साथियों। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पर बैठकर आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र जीके भाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास की ऐसी सीरीज जो बीएसटीसी के आपके एग्जाम को पार लगाएगी। ठीक है, इसमें सभी आएंगे, इतिहास भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, सभी क्वेश्चन को है जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो अपन लेट नहीं होते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, कल्चर का क्वेश्चन है कि कौन सा लोक देवता ऐसा है जिनको काला बाला लोक देवता कहा जाता है। तो ये कौन सा होगा, तेजाजी होगा। ठीक है, काला बाला वाला लोक देवता कौन सा है अपने, तेजाजी। तेजाजी को क्या कहते हैं, ठीक है, काला बाला वाला लोक देवता कहते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तेजाजी की मैं बात करूं तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है, लीलन। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, पेमल। ठीक है, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, खड़नाल। खड़नाल कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर। अगर मैं बात करूं कि तेजाजी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो परबतसर, और परबतसर भी कहाँ है, नागौर के अंदर। मैं बात करूं कि तेजाजी की जो कर्मस्थली थी वो कौन सी थी, बांसी दुगारी, और ये बांसी दुगारी कहाँ पड़ती है, बूंदी के अंदर। ठीक है, तो ये अपनी बातें किसकी है, तेजाजी के बारे में। तो आपको पता है तेजाजी ने लाछा गुजरी की जब गायों को छुड़ाने के लिए गया था, क्योंकि मीणा उनको चोर कर ले गए थे, तो बीच में तेजाजी को क्या जो है सर्प के डसने से तेजाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो तेजाजी को जो जिस लोगों को सर्प डस लेता है तो वो तेजाजी की जो करते हैं आराधना, उससे भी उनका ठीक हो जाता है। अगर अपन रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी जो है इनका घोड़ा कौन सा था, लीला घोड़ा। ठीक है, मैं बात करूं कि रामदेव जी को कौन से पंथ के लोग मानते हैं, कामड़िया। कामड़िया पंथ के लोग मानते हैं, और ये कामड़िया पंथ के लोग एक नृत्य करते हैं जिसे आप क्या कहते हो, 13 ताली नृत्य कहते हो, 13 ताली नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये जो रामदेव जी है ये सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता है, सद्भावना का क्या है, देवता है। ठीक है, और क्या नाम है रामदेव जी का जो मौसेरा भाई था उसका नाम क्या था, हड़बू जी, हड़बू जी। ठीक है, ओके, ठीक है। और रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहते हैं। और रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। और रामदेव जी जो लोक देवता तो है ही, इसके साथ ये कवि भी थे, और इन्होंने कितनी वाणियां, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है 24 वाणियां। कौन सी पुस्तक है, 24 वाणियां। ठीक है, और पाबू जी की मैं बात करूं कि ये ऊंट रक्षक देवता है, पाबू जी, ऊंट रक्षक देवता। ठीक है, ऊंट के गले में एक रोग होता है, सर्रा रोग। सर्रा रोग को ठीक करने के लिए पाबू जी की फड़ बांची जाती है, याद रह जाएगी बात। ऊंट लाने का श्रेय राजस्थान के अंदर सबसे पहले किसको दिया गया था, पाबू जी को ही दिया गया था। पाबू जी जो शादी करने के लिए पाकिस्तान गया था, और पाबू जी ने 3.5 फेरे तो पाबू जी ने लिए थे, और 3.5 फेरे अपन लेते हैं अभी। ठीक है, मेहाजी मांग लिया, ये अपने कौन से हैं, पंच पीरों के अंदर सम्मिलित है। किसके अंदर सम्मिलित है, पंच पीरों के अंदर सम्मिलित है। मेहा हड़ब क्या नाम है, पूरे 5 पीर। ठीक है, कौन कौन से हैं 5 पीर, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक, ओके, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन कहता है मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बिजोलिया किसान आंदोलन की मोटी मोटी सारी बातें बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ के अंदर बिजोलिया है, सबसे पहले तो मैं बताऊं ये बिजोलिया पड़ता कहाँ है, तो ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है भाई। और ये जो आंदोलन है ये क्यों चला था, तो इसका कारण ये था कि बिजोलिया किसान आंदोलन है, यहाँ पे जो लोगों से टैक्स ज्यादा लिया जा रहा था। कौन सी जाति के किसान थे, तो धाकड़ जाति के किसानों द्वारा ये किया गया था। कब से कब तक किया गया था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक विश्व में चलने वाला सबसे लंबा और सबसे अहिंसक आंदोलन था। ये अहिंसक आंदोलन, कोई हिंसा नहीं हुई थी, स्वतः स्फूर्त स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका अंत जो है वो दुख के साथ हुआ था, 44 साल तक चला था। अब ये क्या पूछ रहा है अपने से क्वेश्चन कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। इधर देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के अपन 3 चरण के अंदर पढ़ते हैं। प्रथम चरण वाले नेता मैं आपको बताऊं तो प्रथम चरण के अंदर स्थानीय नेता थे, वो इनके अंदर ज्यादा भाग लेते, जैसे साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। ठीक है, प्रेमचंद। ठीक है, और इसके ब्रह्मदेव, ये जो है नानक जी भील, सॉरी नानजी पटेल,
ठाकरे पटेल ये इसके स्थानीय नेता थे प्रथम चरण के अंदर। द्वितीय चरण की बात करूं मैं तो द्वितीय चरण के अंदर बाहर वाले नेता इसके अंदर आकर सम्मिलित हो गए थे। जैसे कि मैं बात करूं कि विजय सिंह पथिक, ठीक है, भूप सिंह, इसका मूल नाम था विजय सिंह पथिक का, भूप सिंह। इन्होंने 1917 के अंदर क्या खोला था, उपरमाल पंच बोर्ड खोला था, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया था मन्ना पटेल को, मन्ना पटेल को। जब विजय सिंह पथिक की इस आंदोलन से अलग हो जाता है, इसके बाद जो तीसरा चरण था उससे तृतीय चरण के जो नेता थे उसका नाम था जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के 5वें पुत्र थे, जमनालाल बजाज। और मैं बात करूं जमनालाल बजाज के बाद में इस यहाँ पे कौन आ गया था, हरिभाऊ उपाध्याय। 1941 में वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के कहने पर जो किसानों के बीच में और सामंत के बीच में क्या हो गया था, समझौता हो गया था और ये आंदोलन बंद हो गया था। तो ये देखना, ये सारी चीजें किसकी है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो दो योजना मैं आपको बताऊं, एक तो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। एक है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा आपको सहायता राशि प्रदान की जाती है। क्या क्या सहायता राशि प्रदान की जाती है और कब कब स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की। तो इसकी शुरुआत हुई है 1 मई 2021 को, ठीक है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करूं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की, तो इसके 1 साल बाद इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को, ठीक है। इसमें क्या होता था, पहले कोई भी आदमी अगर मृत्यु हो जाती सख्त तो इसमें 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने लाख रुपए मिलते हैं, 10 लाख रुपए। इसके अंदर क्या है, क्या मिलता है, इसके अंदर 1 मई 2021, देखो 3 बजट है, एक बजट है 21-22 का, एक बजट है 22-23 का और एक बजट है 23-24 का जो वर्तमान बजट है। सबसे पहले इसमें राशि कितनी दी गई थी, 5 लाख रुपए। यदि कोई बीमारी हो जाती है, चिन्हित बीमारी, तो उसके लिए कितने लाख रुपए, 5 लाख रुपए वर्तमान। फिर उसके बाद में कितने लाख रुपए कर दी गई, बढ़ाकर 10 लाख रुपए। और अभी वाले वर्तमान बजट में इसमें कितनी कर दी है, 25 लाख रुपए कर दिए, ठीक है। और ये दुर्घटना बीमा योजना के अंदर यदि रोड एक्सीडेंट हो जाता है और मृत्यु नहीं होती है, जैसे कोई पैर फ्रैक्चर हो जाता है, यदि दोनों हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं, आंख फूट जाती है, तो उनके लिए अलग से प्रावधान है। ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि उसमें कितने कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को कि कौन सा गलत कथन है, तो देखो सबसे पहले इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया, बात सही है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराई जाएगी, सही बात है। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा की जो 1 मई 2022 से पहले 5 लाख रुपए थी, ये भी बात सही है। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो ये गलत है। ये 1998 नहीं है, ये कितने होंगे, ये 1597 पैकेज उपलब्ध करवाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1597। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। आगे देखो, चौप जयपुर में बनाए जा रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामांकन 30 मार्च 2023 को किया गया, जो अब किस नाम से जाना जाएगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ठीक है, अपने जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। कौन सी जगह पे बनाया जा रहा है, चौप के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है उसका क्या नाम रखा गया। तो मैं आपको बताऊं विश्व के सबसे दो कौन से रह गए पहले, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये कहां है, ये अपना कहां है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहां है, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ये कहां है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और अब तीसरा कौन सा बन रहा है, तो तीसरा बन रहा है उसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो मैं आपको बताऊं कि संविधान के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी है, तो जैसे मैं बताऊं आपको कि विधानसभा के अध्यक्ष है, विधानसभा का उपाध्यक्ष है, या जो भी मंत्री बनते हैं, जो भी एमएलए बनते हैं, शपथ के प्रारूप की बात आ जाए तो शपथ का जो प्रारूप है ये संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है,
तीसरी अनुसूची के अंदर है। कौन सी अनुसूची के अंदर है? तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का प्रारूप। अब मैं बात करूं लेकिन तीसरी अनुसूची में कौन कौन से पदाधिकारी है उनकी शपथ का प्रारूप नहीं देकर अलग से आर्टिकल के अंदर दिया है। तो अब तो एक तो राष्ट्रपति है 60 के अंदर, उपराष्ट्रपति है 59 के 69 के अंदर, और 159 के अंदर राज्यपाल है। इसमें क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। इनकी शपथ का प्रारूप अलग से आर्टिकल के अंदर दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगा? राज्यपाल। बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी जो शपथ का प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची के अंदर दिया रखा है? तीसरी अनुसूची के अंदर दे रखा है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो अनुसूची को कि 3 शपथ, 3 शपथ, 3 शपथ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को कि विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो मैं आपको बात बताऊं, जैसे एक तो होती है संसद, ठीक है, जो केंद्र के अंदर कानून बनाती है, एक होती है विधानमंडल जो राज्य के अंदर कानून बनाती है। ठीक है। अब विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, संसद के भी 2 सदन होते हैं। सदन कौन सा हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल के भी 2 सदन कौन सा हो गया? विधानसभा और विधान परिषद। इनके जो अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, और राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, उपसभापति। ठीक है। बात करूं मैं कि विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, बात करूं कि विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का उपसभापति, उपसभापति। अब ये क्वेश्चन ये सारे क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये चारों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ये अपने पद के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये किसके रूप में शपथ लेते हैं? ये सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं। सदस्य की बात करूं मैं तो कैसे सदस्य के रूप में कैसे शपथ लेते हैं? जैसे ये अध्यक्ष है तो ये लोकसभा के सदस्य के रूप में ले लेगा। ठीक है। जैसे ये सभापति है तो किसके रूप में शपथ ले लेगा? ये सभापति तो खुद ही उपराष्ट्रपति होता है, इसकी शपथ का प्रारूप अलग है। ठीक है। तो ये अध्यक्ष है जो सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि ये पद के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खत्म किया गया है 7वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 को। जब इसको खत्म किया गया है, किसको? राज प्रमुख के पद को। और फिर इसकी जगह कौन सा पद सृजित किया गया है? तो इसकी जगह जो पद सृजित किया है उसका नाम था राज्यपाल। अब क्या होता है? अब क्या बनते हैं? राज्यपाल बनते हैं। तो अपना कहते हैं कि राजस्थान का जो अंतिम और प्रथम राज प्रमुख था उसका नाम क्या था? सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह द्वितीय। क्या नाम था? सवाई मानसिंह द्वितीय। इसकी जगह पर नया राज्यपाल बना था प्रथम राजस्थान का, उसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम था? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। कब खत्म कर दिया गया है? तो कब खत्म कर दिया है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को खत्म कर दिया गया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा मतलब पढ़ोगे त्याग पत्र किसको देता है? ये एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होती है पंचायत, एक होती है अपने पास पंचायत समिति, और एक होता है अपने पास जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, ये होगी जो ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत के अंदर ऊपर ही बड़ा, सबसे बड़ा कौन होता है? सरपंच होता है। इसके नीचे कौन होता है? उप सरपंच होता है। ठीक है। और इसके नीचे कौन होते हैं? क्या होते हैं? वार्ड मेंबर, या इसको क्या कह देंगे हम? अपन कहते हैं वार्ड पंच कह देंगे। तो ये सब अपना जो त्याग पत्र है ये तो किसको दे देते हैं? बीडीओ को देते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। ये अपना त्याग पत्र देता है। जिला परिषद का जो होता है जिला प्रमुख, इसको अपना त्याग पत्र देता है। किसको देता है? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको दे देता है? संभागीय, किसको देता है? संभागीय आयुक्त को दे देता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, बीएसटीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो, कि कौन किसको त्याग पत्र देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति का प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। आगे वाला, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो भाई 3 नदियां हैं। आहू, क्या नाम है? आहू। एक नदी और आती है जिसका नाम है, सॉरी आहू नहीं है, सोम, माही और जाखम। ये 3 नदियां हैं, इनके संगम पर स्थित है। क्या स्थित है? बेणेश्वर धाम। कहां पे है? नवाटपुरा। और ये नवाटपुरा कहां पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है।
डूंगरपुर के अंदर। मैं बात करूं अगर बेणेश्वर धाम की, तो इसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको। ठीक है, मैं बात करूं कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, तो संत माऊजी ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? संत माऊजी ने। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है अपने से, यही तो पूछा है कि ये कहाँ है, तो नवाटपुरा गांव कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, लिख दिया कि मैंने डूंगरपुर, नवाटपुरा डूंगरपुर, ये लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मैं बात करूं कि ये दो कला ऐसी है, एक का नाम है मथेरण और एक का नाम है उस्ता कला। क्या नाम है? उस्ता कला। अब आपको सबको पता है कि उस्ता कला तो कहाँ की है? बीकानेर की। तो मथेरण भी कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की। अब उस्ता कला के बारे में मैं आपको बताऊं, उस्ता कला का जो मुख्य कारीगर है उसका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। उस्ता कला में होता क्या है? ऊंट की खाल पर क्या की जाती है? मीनाकारी की जाती है, नक्काशी की जाती है ऊंट की खाल के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है? उस्ता कला कहाँ की है भाई? अपने बीकानेर की है। और इसका जो मुख्य है, इसको पद्मश्री भी मिल रखा है। ठीक है, हिसामुद्दीन उस्ता, ध्यान रखना आपको। तो ये हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो बीकानेर की। अब मथेरण क्या है? देखो ऐसे मथेरण एक जाति है। मथेरण एक क्या है? जाति। अब ये मथेरण जाति है तो ये क्या करती है? चित्रकला का ही काम करती है। इनका प्रमुख व्यवसाय ही चित्रकला ही है, तो इसके जाति के नाम से क्या पड़ गया? मथेरण पड़ गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नारी संत दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? तो सबसे पहले ऑप्शन है अपने पास चरणदास जी। आंसर भी क्या हो जाएगा? चरणदास जी हो जाएगा। अब चरणदास जी के बारे में बताऊं, चरणदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया? चरणदासी संप्रदाय। और चरणदासी संप्रदाय के अंदर कितने नियम हुआ करते थे? 24 नियम हुआ करते थे। कितने नियम हुआ करते थे? 24 नियम। चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ये इसको कहते हैं मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ। ये कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। इसके दो प्रमुख शिष्या थी, एक का नाम था संत दयाबाई और एक का नाम था सहजोबाई। दोनों ने प्रमुख ग्रंथ लिखे थे। ये कौन सी भाषा में था? तो ये मेवाती भाषा में थे। ठीक है, तो और अपना जो चरणदासी संप्रदाय है, एक बार इन्होंने भविष्यवाणी की थी 1739 के अंदर। जो अपना नादिर शाह है ईरान का, नादिर शाह, ये आक्रमण करेगा, ये भविष्यवाणी की थी। और उस समय अपना मुगल बादशाह हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला ने इनकी बात नहीं मानी, फिर उसके बाद में वो यहाँ से कोहिनूर का हीरा लूट कर लेकर गया था 1739 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने चरणदास जी होगा। संत रैदास मीरा के गुरु थे, इनकी छतरी कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर इनकी छतरी है। ठीक है, और लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया था। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन शुरू किया था? हुआ कि ये था कि मोतीलाल तेजावत और अपने जो आदिवासियों का उत्थान करने के लिए दो आदमियों ने बहुत ज्यादा काम किया भाई। उनको मैं डिटेल के अंदर बता देता हूं आपको। एक का नाम है मोतीलाल तेजावत और दूसरे का नाम है अपने गोविंद गिरी। क्या नाम है? गोविंद गिरी या गोविंद गुरु कह सकते हो आप, गोविंद गिरी। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है एक्की आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? एक्की आंदोलन। ठीक है, इसके एक्की आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। गोविंद गुरु ने भीलों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया था जिसका नाम है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। ठीक है, या इसे कहेंगे भोमट भील आंदोलन। भोमट भील आंदोलन। ठीक है, भीलों को हिंदुओं में रखने के लिए एक पंथ खोला था, कौन सा पंथ खोला था? भगत पंथ। और भीलों में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए एक सभा खोली थी जिसका नाम है संप सभा। संप सभा कब स्थापना कब की गई थी? 1883 में। और संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन, वो हुआ था 1901 में। कौन सी पहाड़ी पर हुआ था? तो मानगढ़ पहाड़ी पर। अब ये मानगढ़ पहाड़ी कौन से जिले के अंदर है? तो बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो ये देखो अभी क्या पूछा गया है। तो आंदोलन शुरू कर बंदी आंदोलन शुरू कहां से? तो मोतीलाल तेजावत एक ठिकाना पड़ता था झाड़ोल, उदयपुर के अंदर एक ठिकाना था झाड़ोल। ओसवाल परिवार से थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, तो ये झाड़ोल ठिकाने से इन्होंने क्या किया था? करबंदी आंदोलन शुरू किया था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है
प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो नगर है ये अवस्थित है, ये कहां से है? तो सुनो देखो बात, मैं बात करूं कि ये नगर कहां से है? टोंक से है। कहां से है भाई? टोंक से। अब टोंक की मैं बहुत सारी बातें बताता हूं आपको। सुनहरी कोठी कहां है? सुनहरी कोठी, तो सुनहरी कोठी कहां है? टोंक के अंदर है। ठीक है, इसको अमीर खां पिंडारी को दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अमीर खां पिंडारी को, अमेरिका पिंडारी को कब दिया गया था? 1817 के अंदर। एकमात्र मुस्लिम रियासत है, कौन सी है? टोंक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर। और एक होता है नगरी। नगरी कहाँ है? तो नगरी कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर है, जो सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। इसको पहले कहते थे मध्यमिका। क्या कहते थे? मध्यमिका या नगरी। और ये किसकी राजधानी हुआ करती थी? अपने सीवी जनपद की। याद रह जाएगा बात, सीवी जनपद की। ठीक है, और यहाँ से नगर से है, टोंक से अपने को बहुत ज्यादा सिक्के मिले थे, तो इसको नगर को प्राचीन भारत का क्या कहते थे? प्राचीन भारत का टाटा नगर। टाटा नगर जगह पड़ती है कौन सी? रेड टोंक को। ठीक है ना। और बाकी तो आप चित्तौड़ के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे देखो, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा गया है? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टोड ने किसको कहा था? जितने भी इसके अंदर ऑप्शन है इनके सबके अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। मैं आपको आराम से बता देता हूं किसको क्या क्या कहा गया। जैसे आपने राव मालदेव की बात करें सबसे पहले, तो राव मालदेव की दो उपाधियां, एक तो कहते हैं इसको हसमत वाला राजा। क्या कहते हैं? हसमत वाला राजा। ठीक है, एक अपन इसको कह सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम है हिंदू बादशाह। कौन सा बादशाह था? हिंदू बादशाह। ठीक है, ये दो इसके नाम है। आगे राव चंद्रसेन की बात करूं मैं, तो चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वो किससे पहले नहीं की थी? महाराणा प्रताप से पहले। तो इसको एक तो कहते हैं कि मारवाड़ का प्रताप भाई, मारवाड़ का प्रताप, पहला नाम इसका ये। दूसरा, ये जिंदगी पर भागता है राधा, इस वजह से इसको कहते हैं भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा। ठीक है, और तीसरा इसको कहते हैं प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी, ये इसके तीन नाम है। अगर मैं बात करूं राव सिंहा, तो राव सिंहा का वैसे उपनाम कोई नहीं है। 1240 के अंदर मारवाड़ के अंदर, ठीक है, कौन से वंश की स्थापना की थी? राठौड़ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कौन से वंश की स्थापना की थी? राठौड़ वंश की। खेड़ बाड़मेर में, और ठीक है, और इसकी छतरी कहाँ है? बिट्टू पाली के अंदर इसकी क्या है? छतरी। बिट्टू पाली में क्या है? छतरी। ठीक है, और खेड़ बाड़मेर में क्या बनाई थी इसने? राजधानी बनाई थी। अपना आंसर क्या कह रहा है अपने को? यह कह रहा है कि राठौड़ों का यूलिसेस, अब तो आया ही नहीं किसी का नाम, तो एक ही बच गया, कौन सा है? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। राजस्थान का गेरी बाल्डी कहते हैं। राजस्थान का गेरी बाल्डी। ठीक है, अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया, ऐसा मोती जो बींदा नहीं जा सकता, अणबिंदिया मोती। और क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस। ये दुर्गादास राठौड़ वह दुर्गादास राठौड़ है जिसने मारवाड़ के राठौड़ों के लिए कितने वर्ष संघर्ष किया था? 30 वर्षीय संघर्ष किया था। ठीक है, और कितने वर्ष संघर्ष किया था? 30 वर्षीय संघर्ष किया था। ठीक है, ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गादास राठौड़। आगे देखो, फला किसे कहते हैं? अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगता तो ऐसा इजी क्वेश्चन है ना, फला। तो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। देखिए, जो भील होते हैं ना, भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, घर, उनको कहते हैं कू। और उनको क्या कहते हैं? कू। ठीक है, भीलों के घरों को कहते हैं कू। क्या कहते हैं? कू। ठीक है, और भीलों के घर के जो समूह है, समूह, इसे क्या कह देंगे अपन? फला। और भीलों के घरों के एक तो कहते हैं कू, और एक कहते हैं टापरा। क्या कहते हैं? टापरा। ठीक है, और भीलों का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती। अरे क्या कहते हैं भाई? गमेती। जैसे मैं बात करूं कि मीणा, और मीणा जनजाति का जो मुखिया होता है, मुखिया, उसे क्या कहते हैं? पटेल। क्या कहते हैं? पटेल। गरासिया जनजाति होती है, गरासिया, और गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? सहलोत। क्या कहते हैं? सहलोत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं। भीलों के घरों को कहते हैं कू, घरों के समूह को कहते हैं क्या? फला, और भीलों के जो कू और भीलों क्या कहते हैं? टापरा। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, भीलों के घरों को समूह को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो मैं आपको सारे ही बता देता हूं भाई। देखो, पहला खनिजों को लेकर राजस्थान में पहला स्थान किसी का भी, अपना पहला स्थान राजस्थान में किसी का नहीं है, ठीक है, मतलब राजस्थान का पहला स्थान है ही नहीं। तो फिर किसका स्थान है? देखो, एक तो होता है उत्पादन, एक तो क्या होता है? उत्पादन, एक होता है भंडारण, और एक होता है पैसों के मामले में राजस्थान का खनिजों जो यहाँ से निकलते हैं, जो उत्खनन किया जाता है, उसमें पैसों में कौन सा स्थान है? तो मैं सबसे बात करूं कि राजस्थान का यदि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में राजस्थान का स्थान है तीसरा। तो राजस्थान पहला किसका है? तो पहला है झारखंड का, झारखंड का। दूसरा किसका है? दूसरा है मध्य प्रदेश का। और तीसरा अपना क्या है? तीसरा अपना किसका है? राजस्थान का। तो अब ये पूछा क्या है अपने को? उत्पादन की दृष्टि से तो पूछा, तो आपका तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? तीसरा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करूंगा कि भंडारण की दृष्टि से, अगर यदि भंडारण की दृष्टि से बात करें तो पहला किसका है भंडारण में? झारखंड का है। अरे भाई, किसका है? झारखंड का। और दूसरा किसका है? अपने किसका है? राजस्थान का। तो भंडारण की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस वजह से राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर। और यदि मैं बात करूं कि राजस्थान से जितने भी खनिजों का उत्खनन किया जाता है, उसमें पैसों के मामले में राजस्थान कितने नंबर पे है? तो कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आप देखो, शीतला माता की बात करूं मैं, शीतला माता वास्तव में भाई चाकसू में ही है। और चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अपने जयपुर के राजा थे, उनका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और माधो सिंह ने किसका निर्माण करवाया? 1763 में सवाई माधोपुर बसाया था। कौन सा पुर बसाया था? सवाई माधोपुर। और मोती डूंगरी महल, ये भी जयपुर के अंदर किसने बनवाए थे? अपने जो माधो सिंह ने बनवाए थे। आगे देखो, आई माता क्या ओसिया में है क्या? तो ये भाई गलत है। आई माता ओसिया में नहीं है। आई माता कहाँ है तो जोधपुर के अंदर ही, लेकिन जोधपुर में भी कौन सी जगह है? बिलाड़ा। बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता की बात करें तो ये रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी की क्या थी भाई? शिष्या थी। और ये आई माता के मंदिर में जो है किसकी पूजा की जाती है? तो दीपक की पूजा की जाती है। और दीपक की जो लो होती है उससे केसर टपकती है। अरे क्या टपकती है भाई? केसर, केसर टपकती है। बात करूं मैं ओशिया की, तो ओशिया के अंदर भी एक माता जी है। कौन सी माता जी है? उसका नाम है सचियाई माता। सचियाई माता ओसवालों की माता जी है। पूरे गांव का नाम ही ओशिया ही है। और इसको राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? भुवनेश्वर, ठीक है। ओके, तो ये दो आपका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो जाएगा। ये असुमिलित यही पूछा है, ये हो जाएगा। शीला देवी आमेर के अंदर ही है। यहाँ से किसने भाई? अपना जो मानसिंह है वो केदार से के बंगाल के जो पूर्वी बंगाल का राजा हुआ करता केदार, उसको हराकर वहां से शीला माता की मूर्ति लेकर कहाँ आया था? अपने आमेर के अंदर आया था। और दधीमती माता ब्राह्मणों की है भाई, ये घोट मांगलोद में है। अब ये घोट मांगलोद कहाँ पड़ता है? तो घोट मांगलोद कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। यदि मैं बात करूं कि घोट मांगलोद से और कुछ चीजें फेमस है क्या? तो घोट मांगलोद से क्या निकलता है? जिप्सम निकलता है। अरे क्या निकलता है भाई? जिप्सम। और जिप्सम का सूत्र क्या है? CuSO4 डॉट CuSO4 डॉट 2H2O। क्या है? 2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र है। अगर जिप्सम की बात करो कि सबसे बड़ी मंडी तो कहाँ है? जामसर। और ये जामसर कहाँ है? अपना जामसर। और जामसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। और मैं बात करूं कि ये जो जिप्सम क्या काम आता है, तो अपने जो प्लास्टर कभी भी लग जाती है, प्लास्टर बांधते हैं ना, प्लास्टर, तो उसके लिए जिप्सम काम आ जाता है। लेकिन इसको आधा कर देते हैं। कैसे? क्या आधा कर देते हैं प्लास्टर के लिए? CuSO4 1/2 H2O कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने? ठीक है, प्लास्टर के लिए हो जाएगा। और दधीमती माता तो बता ही दिया। पानी पिलाओ सर। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो वायुवाद्य यंत्र है? तो ये तो कौन सा है? सतारा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के हो, राजस्थान के एग्जाम है, तो कौन से दिवस को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। मैं सारी बातें बता देता हूं आपको। 21 फरवरी कौन सा दिवस? राजस्थानी भाषा दिवस।
अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। इसके 2 दिन बाद 16 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, ओजोन दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। और भी मैं बहुत सारे दिवसों के बारे में आपको बताता हूं। देखो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि संविधान दिवस मनाया जाता है सर, क्योंकि अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान दिवस। ठीक है, बात करूं मैं तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, तो अपना कौन सा दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। मैं बात करूं कि 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सब जानते हो आप, अभी निकली है जस्ट, कौन सा मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस। मैं बात करूं कि अब देख लो ये सारे दिवस है। 25 एक और बता देता हूं, 25 जनवरी, और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि सर मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25 जनवरी 1950 को अपना जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इस वजह से 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अपना राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का कौन सा दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। एकीकरण राजस्थान का पूरा कब हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था, इस वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये सारे दिवस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जाति है, कौन सी प्रथा है जो ग्रासिया जनजाति में नहीं है। अब इसके बाद में क्या लिखा है, मोर बिंदिया। ठीक है, तो ये मोर बिंदिया है, इसको किसको कहते हैं, विवाह को कहते हैं। अपने जो राजस्थान के अंदर जो ग्रासिया जनजाति है, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो विवाह करती है उसे कहते हैं अपन मोर बिंदिया। अरे क्या कहते हैं भाई, मोर बिंदिया। दूसरा पैरावणी, ग्रासिया जनजाति के लोग बिना फेरों के, अरे किसके, फेरे वेरे नहीं लेते, बिना फेरों के जो विवाह करते हैं, बिना फेरों के जो क्या करते हैं, विवाह करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैरावणी कहते हैं। दूसरा तोरण, किसी लड़की को लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे नॉर्मल किसी को कहते नहीं है, चुपचाप ही भाग जाते हैं, जिधर तानमान आती है उधर लेकर भाग जाते हैं। तो तानना, तो लड़की को क्या करना, लड़की को भगाकर ले जाना, ये क्या कहलाता है, तानना। तो ये तीनों तो है ही ग्रासिया में, ये नहीं है, डाम नहीं है। तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा, डाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर में किस शासक द्वारा चित्रों की ओवरी नामक विद्यालय जो है स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। देखिए क्या हो जाएगा, राज सिंह है नहीं इसके अंदर, अमर सिंह प्रथम भी है नहीं, कर्ण सिंह भी नहीं है, तो फिर क्या आंसर क्या हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम हो जाएगा। जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ के अंदर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल मतलब चित्रकला का स्वर्णकाल इसी का काल था जो चित्रकला का स्वर्णकाल था। अब आप मुझे इसके अंदर कमेंट करके ये बता सकते हो कि सर जगत सिंह का काल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक था। दूसरा मैं आपको अगर बताऊं कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास, चित्रकला का स्वतंत्र विकास यदि कहीं से हुआ था तो वो कहां से हुआ था और किसके टाइम हुआ था, तो मैं आपको बता दूं वो अपने कहां से हुआ था, चावंड से हुआ था। चावंड से हुआ था और किसके समय में हुआ था, महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। लेकिन इसका जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था, नासिरुद्दीन। तो मेवाड़ की स्वतंत्र चित्रकला की शुरुआत कहां से हुई थी, चावंड से। लेकिन चित्रकला के बारे में सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था, जगत सिंह प्रथम ने दिया था। इसके बारे में और बताऊं तो इन्होंने पिछोला के अंदर जो जग मंदिर महल बने हुए उनका निर्माण इन्होंने पूरा करवाया। इसने जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया है, जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर का निर्माण, जिसको सपनों में बड़ा मंदिर भी कहते हैं। तो जगत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाली रामस्नेही संप्रदाय का फूल डोल मेला आयोजित किया जाता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये फूल डोल मेला है, ये एक दिन नहीं चलता है, 2-3-4 दिन तक चलता है। तो कब से कब तक चलता है, तो अपन करते हैं चैत्र कृष्ण एकादशी या प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक चलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रंग पंचमी को। ठीक है, बाकी जो रामस्नेही संप्रदाय है इसकी और भी है जो क्या नाम है, अलग अलग जगह इसकी पेयर फीट है, मुझे बताना आप। रामस्नेही संप्रदाय का जो वो था उसका नाम था रामचरण जी, वो उसको रामस्नेही संप्रदाय खोला था। ठीक है, चैत्र जो कृष्ण है, कृष्ण पक्ष है और एकम तारीख है ना, एकम से लेकर पंचम तक, एकादशी नहीं है सॉरी, एकम है, एकम चैत्र कृष्ण एकम, 1 तारीख से, सीधा समझना आप, तो 1 तारीख से लेकर पंचमी तक एकम। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। चार वेद लोक गायन लोक नाट्य परंपरा का निर्वहन होता है। तो चार वेद का कहां से होता है भाई? टोंक से। ये डीग, तो इसको तो क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं, जल महलों की नगरी, ठीक है। और डीग के अभी नया जिला बना दिया गया डीग को, भीनमाल जालोर के अंदर पड़ता है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है, कब बनी थी? 1838 के अंदर कोटा से अलग होकर नवीन रियासत बनी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सबसे नवीन रियासत झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो मैंने आपको कभी बताया होगा जब क्लास ली होगी तब, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर, हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष जी थे, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष जी। और इन्होंने ये कह दिया था इसके अंदर कि हम जो है प्रजामंडल को क्या दे देते हैं? प्रजामंडल को मान्यता देते हैं। इस वजह से इस 1938 में राजस्थान के सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर, अब आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें है 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि अपने पंचायती राज का जो अधिनियम है पारित कब किया गया था? 24 अप्रैल को किया गया था। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे आता है। 24 अप्रैल को भारत के अंदर जो केशवानंद केस था उसका रिजल्ट भी कब आया था? 1973 में 24 अप्रैल को आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। और उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। आगे देखो, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023 में कौन सा खेल नया जोड़ा गया है? तो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में मैं आपको बताऊं, दो प्रकार के ओलंपिक हो रहे हैं। एक तो हो रहा है शहरी ओलंपिक और एक हो रहा है ग्रामीण ओलंपिक। दोनों एक साथ शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 5 अगस्त को इनकी शुरुआत हुई है। कब हुई है भाई इनकी शुरुआत? 5 अगस्त को हुई है। शहरी ओलंपिक के अंदर शहर वाले बीए पढ़ते हैं और ग्रामीण वाले सूर होते हैं। अरे कितने होते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, ग्रामीण में भी कुल कितने खेल है? 7 खेल है। शहरी में भी कुल कितने खेल है? 7 खेल है। लेकिन यहाँ 2 नए जोड़े गए, यहाँ पे भी 2 नए जोड़े गए। बीए से क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। और ए से हो जाएगा एथलेटिक्स, ठीक है। सू से क्या हो जाएगा? शूटिंग। और र से हो जाएगा रस्सा कस्सी, रस्सा कस्सी। तो आप ध्यान रखना, गांव के सूर होते हैं और शहरी बीए पढ़ते हैं। ये 2 खेल नए जोड़े गए हैं। बाकी कुल खेलों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। ध्यान रखना आपको। आगे देखो, राजस्थान में विश्व प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। जो गोंडवाना लैंड के भाग है वह है, आपको सीधा सा ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर जो भाग है वो जी और टी के हैं। जी का मतलब हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। और टी का मतलब हो गया 33 सागर। आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, 33 सागर। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, मतलब जो राजस्थान के अंदर जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग है वो सारे गोंडवाना लैंड के भाग है। और राजस्थान के अंदर जितने भी मैदान है या जमीन के नीचे धसे हुए भाग है, जैसे काले पानी की झीलें हो गई, कुछ भी, वो सारे मैदान वगैरह ये सब किसके भाग होंगे? 33 सागर के। तो पूछा क्या है अपने को? जो प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, आंख बंद करके कह दो कि वो किसके भाग है? गोंडवाना लैंड की। ये तो ये बात खुद ही कह रहा है। तो अब ये अपने राजस्थान के अंदर कौन से पहाड़ पाए जाते हैं? तो सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। वैसे होने में तो नाग पहाड़ है, ये सारे ही किसके भाग है? अपने गोंडवाना लैंड के भाग है, ठीक है। तो ये नाग पहाड़ और ये आबू पर्वत से किस में आ जाएंगे? ये अरावली के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान का बांगर किस भौतिक प्रदेश के उपविभाग है? ठीक है। तो अपने ये अलग अलग है। देखो, एक तो मैं बताऊं आपको, अर्ध शुष्क है, मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी के मैदान है, ये सारे हैं। तो आप इसका सीधा सीधा ये है, ये किसका भाग है? इसी का भाग होगा। पूर्वी मैदान के भाग हो ही नहीं सकते, क्योंकि रेतीला शुष्क मैदान पूर्व में तो कहां से आएगा? शेखावटी प्रदेश। इसका थोड़ा सोच सकते हैं। और एक क्या है? मरुस्थली। लेकिन अपना जो आंसर जाएगा वो किसको जाएगा? पश्चिमी रेतीला मैदान को जाएगा, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं कंप्लीट। इनको आप जरा ढंग से देखना। और एक क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा सा वापस से एक मिस्टेक हो गई थी, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन के अंदर भाई ये जो है कितने नियम, ये 24 नियम नहीं है, ये इनको कर लेना, आप उल्टा कर लेना। 42 नियम है। कितने हो जाएंगे? 42 नियम। इसको देख लेना आप, ठीक है। ओके। तो आपको वीडियो लगे, अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर ये बताने की कोशिश की है, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका इतना सा फर्ज बनता है कि आप है जो वीडियो को शेयर करो, जो तैयारी कर रहा है, जो किसी की एग्जाम की करो, उन तक ये पहुंचाओ। जय हिंद, जय भारत।